हर्ष देर रात घर लौटा था और गाड़ी की चाबियां टेबल पर रखते लॉज में बैठा था। जब किचन से सिसकियों की दबी दबी आवाज सुनी तो हर्षवर्धन तेजी से किचन में गया था, पर निगाह पत्थर हो गई थी जब अनीता को किचन के एक कोने में बचा हुआ खाना खाते देखा। वही खाना जो बचने पर हटा दिया जाता था। अनीता ने आवाज पर सर उठाया। सामने हर्ष को देखते ही उसकी सांस अटक गई। हर्ष प्लीज आंटी को नहीं बताइएगा, भूख से चक्कर आ रहे थे। वो रोते रोते हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जिस लड़की की शक्ल देखने से उसे चिढ़ होती थी, उसे इस हालत में देख हर्ष को जैसे झटका लगा था, बहुत गहरा झटका। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके सामने बैठा तो अनीता डर के मारे आंखें कसकर बंद कर गई, ये समझकर कि वो उसे मारेगा। जबकि उसकी मिची हुई आंखें देखकर हर्ष का दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया था। तभी वह धीमी और हैरान आवाज में बोला, तुम ये क्यों खा रही हो? अनीता ने सर झुका लिया। भूख लगी थी। हर्ष को पता था कि वो बाकी घर वालों के साथ नहीं खाती, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वह बचा कुचा खाना खाती होगी। उठो, यहाँ कुर्सी पर बैठो। वह किचन में रखे डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते बोला। खुद उसने फ्रिज खोलने की कोशिश की, लेकिन फ्रिज लॉक देखकर वो चौंक गया। ये फ्रिज किसने लॉक किया? आंटी ने दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती अनीता बोली। मम्मी ऐसा क्यों करेंगी? अनीता। हर्ष ने नाराज निगाहों से उसे देखा। अनीता हैरत में नहीं पड़ी। उसे मालूम था हर्षवर्धन अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। तुम्हें कुछ खाना है? वह फोन ऑन करते हुए बोला। नहीं, मेरा पेट भर गया है। अनीता हल्की आवाज में बोलकर धीरे धीरे चलती हुई बाहर चली गई। हर्ष ने उसे जाते देखा, फिर फोन वापस रखते हुए खुद भी बाहर निकल गया। यह वर्धन हाउस था। अजीत वर्धन का एक बेटा था, करण वर्धन, जिसकी शादी उसकी पसंद की लड़की मीना जी से हुई थी। उनके दो बेटे थे, एक हर्षवर्धन जो अब अपने पिता के साथ बिजनेस संभाल रहा था, और जतिन वर्धन जो यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था। अजीत वर्धन के दोस्त राकेश कुमार की पोती थी अनीता। अनीता के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अजीत वर्धन के दोस्त यानी कि अनीता के दादाजी पहले ही खत्म हो गए थे। उनके जाने के बाद राकेश कुमार के परिवार में कोई नहीं ऐसा था जो अनीता की जिम्मेदारी लेता। अजीत जी अनीता को हवेली ले आए। अनीता की जिम्मेदारी मीना वर्धन पर आ गई थी, जिस पर वह बहुत नाखुश थी, क्योंकि अनीता उन्हें एक बोझ लगती थी। जब अनीता आई थी तब वो 10 साल की थी। अनीता 15 साल से यह नफरत चुपचाप सह रही थी। इस घर में सिर्फ दादाजी ही उसके हमदर्द थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि 3 साल पहले उनका भी निधन हो गया। मरने से पहले दादाजी ही अनीता और हर्ष की शादी की बात पक्की कर गए थे। तब से ही मीना वर्धन ने उसके साथ और ज्यादा बुरा बर्ताव शुरू कर दिया था। गुड मॉर्निंग। हर्ष नाश्ते की टेबल पर आता बोला। गुड मॉर्निंग बेटा, करण और मीना जी ने एक साथ जवाब दिया। मम्मा, कल रात फ्रिज क्यों लॉक था? मेरा कुछ खाने का मूड था, पर फ्रिज ही बंद था। हर्ष जूस गिलास में उड़ेलते हुए बोला। करण वर्धन ने उसे सख्त नजरों से देखा। दरअसल बेटा, रात को किचन में चूहे आ जाते हैं, इसीलिए एहतियात के तौर पर लॉक किया। मम्मा, फ्रिज तो खुद बंद होता है, चूहे उसमें कैसे घुसेंगे? हर्ष ने हल्के अंदाज में कहा। मीना जी बोली, अगर किसी ने फ्रिज अच्छे से बंद ना किया हो, इसीलिए मैंने लॉक लगाया था, लेकिन अब से नहीं लगाऊंगी। तुम्हें जो जब चाहिए खा लेना मेरे बच्चे। जी मम्मा, हर्ष मुस्कुराते हुए बोला। करण वर्धन ने मीना जी को देखते हुए नापसंदगी से सिर हिलाया। अनीता किचन में खड़ी नाश्ते के बर्तन धो रही थी कि पीछे आवाज आने पर वो मुड़ी। सामने खड़े जतिन को देखकर उसका पूरा बदन कांपने लगा। कांप क्यों रही हो? खा थोड़े जाऊंगा तुम्हें। जतिन फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालते बोला। अनीता जल्दी से पलटकर कांपते हाथों से बर्तन धोने लगी। ये भी धो देना। जतिन ने एक और प्लेट उसके पास रखी। अचानक उसके थोड़ा पास आने पर अनीता डरकर पीछे दीवार से लग गई। जतिन ने भौंवे चढ़ाकर उसे देखा। तुम्हारे और मेरे बीच इतना फासला है, फिर भी डर गई? प्लेट अभी दूर से ही रखी थी, तुम तो बस आवाज पर ही डर जाती हो। वो हंसा नहीं, बल्कि उसके लहजे में वही पुरानी कड़वाहट थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्यों डरती हो, लेकिन अब डरना छोड़ दो, क्योंकि
3 साल पहले तुम्हारी किस्मत बदल गई थी। तुम मेरे भाई की पत्नी बनने वाली हो, मेरी भाभी के रुतबे पर पहुंच गई हो। उसके लहजे में अच्छी खासी नफरत घुली थी। जतिन बोलकर किचन से चला गया। ना जाने दादाजी ने क्या सोचकर इस लड़की का रिश्ता मेरे भाई के साथ तय कर दिया। इसकी तो औकात ही कुछ नहीं। उसकी बड़बड़ाहट जाते जाते भी सुनाई दे गई। अनीता की आंखें नम पड़ गईं। वो कमजोर और बेबस लड़की आंसू बहाने के अलावा कर भी क्या सकती थी। इस घर में उसका साथ देने वाला अब कोई नहीं था। अगर उसके पास इस घर के अलावा कहीं और रहने की जगह होती तो वह अभी इसी पल वर्धन हाउस छोड़कर चली जाती। लेकिन वह तो बचपन से ही बदनसीब ठहरी। कहाँ मर गई हो मनहूस अनीता। तुम्हारी माँ खुद तो मर गई और तुम्हें मेरे सर पर छोड़ गई। मीना वर्धन ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। जी जी आंटी, अनीता अपने दुपट्टे से हाथ पोंछते बोली। उसकी सांस फूल रही थी। मतलब वो भाग कर आई थी। कहाँ मर गई थी कामचोर लड़की। मीना जी ने उसे डांटा। वो मैं पोछा लगा रही थी। बहानेबाजी बंद करो। सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती हो कामचोर लड़की, वह बोली। अनीता के आंसू बहने लगे। ड्रामे बंद करो मनहूस लड़की, वह चिल्लाते हुए बोली। मुझे माफ कर दो आंटी। अनीता नहीं जानती थी कि उसने क्या गलती की है जिसके लिए उसे इतनी सजा दी जा रही है। फिर भी वो माफी मांगने लगी। ये जाले नजर आ रहे हैं, इन्हें उतारो। एक मनहूस वजूद काफी है मेरे घर में, वह कहते हुए अनीता को जोर से झटक कर चली गई। झटका लगने से अनीता नीचे गिर पड़ी। वह वहीं बैठकर रोने लगी। उसे देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मीना वर्धन ने बालकनी के जिस हिस्से की तरफ इशारा किया था उसे अनीता कल ही साफ कर चुकी थी। इस घर में कोई नौकरानी नहीं थी। मीना जी सारा काम अनीता से ही करवाती थी। सीढ़ियों पर खड़े जतिन को पहली बार उस पर तरस आया। वर्धन हाउस काफी बड़ा था। मेन हाउस में 2 तरफ सीढ़ियां बनी थी। दाईं तरफ की सीढ़ियां कमरों की ओर जाती थी, बाईं तरफ की बालकनी और छत की ओर। जतिन शायद छत पर जाने वाला था, लेकिन छत पर जाने का इरादा छोड़कर वह उसकी तरफ बढ़ा। रोने से कुछ नहीं होता, अच्छे से काम करो। वह उससे थोड़ा फासले पर खड़ा होकर बोला। मैंने कल ही साफ किया था। अनीता हिचकते हुए मुश्किल से बोली। माँ का दिमाग खराब नहीं है कि वो यूं ही तुम्हें मारे, जतिन बोला। अनीता आंसू पोंछने लगी। इस घर में उसकी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं करता था। आंसू साफ करते हुए वह मुश्किल से उठी और चलने लगी। 2 कदम चलते ही उसे जोरदार चक्कर आया। वह गिरने लगी थी, लेकिन रेलिंग पकड़कर उसने खुद को संभाल लिया। जतिन ने खींचकर आंखें घुमाई। माँ सही कहती है, 1 नंबर की ड्रामेबाज है ये लड़की। वह बड़बड़ाते हुए बालकनी में खड़ा हो गया। अनीता उसे नजरअंदाज करती आगे बढ़ गई। कुछ देर खड़े रहने के बाद वह मुड़ा। अचानक उसकी नजर बाईं तरफ उठी, जहाँ थोड़ी देर पहले मीना जी ने जाले का आरोप लगाया था। वहाँ कोई जाला ही नहीं था। वह चौंका। उसने पूरी बालकनी में नजर दौड़ाई। किसी भी तरफ एक भी जाला नहीं था। वह उलझ गया। यहाँ तो कोई जाला ही नहीं है, फिर भी माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें गलतफहमी हुई? वह खुद से बोलता हुआ सोच में पड़ गया। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे। आज तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गया? हर्षवर्धन ने जतिन से पूछा। मूड नहीं था, आप बताएं। ऑफिस कैसा रहा? सब ठीक? तू जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर, फिर मेरे काम में हाथ बटाएगा, हर्ष बोला। करणवर्धन मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। मीना जी, अनीता कहाँ है? करण जी की बात सुनते ही मीना वर्धन के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। जतिन उन्हें ही देख रहा था। ना जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि जैसे जो कुछ भी उसे बरसों से बताया गया था वह सब गलत था। यहाँ कोई ड्रामेबाज नहीं था, लेकिन कोई जालिम जरूर था। और वो कौन हो सकता है, यह जतिन का दिल अब मान नहीं रहा था। किचन में खा रही होगी, मीना जी बोली। किचन में खड़ी अनीता यह सब सुनते हुए हल्का सा जख्मी मुस्कुरा दी। उसे खाने की इजाजत होती तो वो भी बाकी सब की तरह खा लेती। कई साल पहले उसने मीना वर्धन के मना करने के बावजूद किचन में खाना खा लिया था। जब यह बात मीना जी को पता चली थी तो उन्होंने अनीता को इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उस दिन के बाद से वो हमेशा बचा कुचा खाना ही खाती थी। कभी थोड़ा बहुत मिल जाता तो पेट भर लेती और कभी यूं ही भूखी सो जाती। तभी बाहर से आवाज आई, अनीता, अनीता बच्चे बाहर आओ। करणवर्धन बुला रहे थे। उसे बाहर क्यों बुला रहे हैं?
मीना जी के चेहरे पर साफ नाराजगी थी। आज वो नाराजगी और भी ज्यादा साफ दिख रही थी। जी अंकल, अनीता डरते डरते बाहर आई। इधर आओ, करण जी ने कहा। जी। अनीता कांपते कदमों से आगे बढ़ी। मीना जी उसे किसी खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और जतिन यह सब साफ साफ देख रहा था। अब उसे यकीन होने लगा था कि उसकी माँ अनीता के साथ बहुत ज्यादती कर रही है। जतिन आज सुबह से ही घर पर था, इसीलिए वह मीना जी और अनीता के बीच की हर बात नोट कर रहा था। खाना खा लिया बच्चे? करण जी ने पूछा। अनीता ने डरते हुए मीना जी की तरफ देखा। मीना जी ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में साफ चेतावनी थी कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ कहा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी अंकल, अनीता हकलाती हुई बोली। हर्ष ने असहमति से सिर हिलाया। यह बात बिना हकलाए भी कही जा सकती थी, लेकिन इस लड़की को तो हर वक्त बेचारी बनने का शौक है। उसने मन में सोचा, अच्छी बात है, अब जाओ। मीना जी बोली। जी आंटी, अनीता बोली और जल्दी से अंदर चली गई। जतिन उसे रोकना चाहता था, पर वह घर में अपने माता पिता के आगे कुछ नहीं कर सकता था। इतना कम क्यों खा रहे हो जतिन? अच्छे से खाओ। मीना जी उसकी प्लेट देखते बोली। जी माँ, जतिन आहिस्ता से बोला और प्लेट पर झुक गया। तुमने खाया क्यों नहीं जतिन? खाना पसंद नहीं आया क्या? मीना जी ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने थोड़ी देर पहले ही खाया था मम्मा, इसीलिए अभी भूख नहीं है। क्या खाया था थोड़ी देर पहले? हर्ष ने सवाल किया। वो मैंने अनीता से पास्ता बनवा लिया था। अच्छा। यह सुनते ही मीना जी की सांसें ढीली पड़ी और वह रिलैक्स हो गई। सब उठ गए, जतिन के अलावा। वह अपने फोन में कुछ टाइप करने लगा। यही मत बैठे रहना जतिन, जल्दी अपने रूम में चले जाना, हर्ष ने कहा और चला गया। जी भैया। कुछ देर बाद सबके जाने के बाद अनीता बाहर आई और जतिन को वहीं बैठे देखकर रुक गई। बर्तन ले जाऊं? वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। जतिन ने बिना ऊपर देखे पूछा। झूठ क्यों बोला था पापा से? कैसा झूठ? अनीता घबरा गई। जब खाना खाया ही नहीं था तो क्यों बोला कि खा लिया? मैंने खा लिया था, सच में सच कह रही हूँ। अच्छा। जतिन ने अपने हाथ आपस में बांधते हुए कहा। जी। अब ये बर्तन ले जाऊं? अनीता बहुत धीरे से बोली। जतिन बिना कुछ कहे उठा और एक प्लेट निकाली। उसमें दाल चावल भरकर उसके सामने रख दिए। ये खत्म करो, पूरी प्लेट मेरे सामने। जी ये? अनीता हैरान रह गई। मैंने कहा खत्म करो यह दाल चावल, मैं इतना नहीं खाती। अनीता धीमे से बोली। जानता हूँ, इसीलिए ये तुम्हारी सजा है। यह प्लेट तुम्हें पूरी खत्म करनी होगी, वरना मम्मा को तो जानती हो ना। जतिन ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अनीता ने बेचारी सी नजरों से उसे देखा। चावल बहुत ज्यादा नहीं थे, जितने एक नॉर्मल इंसान आराम से खा ले, लेकिन बचपन से उसे हमेशा कम खाना मिलता था, इसीलिए पूरी प्लेट देखकर ही परेशान हो गई। यहाँ बैठो और खाओ, जतिन ने कुर्सी खींचते हुए कहा। अनीता चुपचाप जाकर बैठ गई। अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो वह यकीनन मीना वर्धन को उसकी शिकायत लगा देता। जतिन दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठकर फोन चलाने लगा। चावल खाते खाते अनीता की आंखें भर आईं। न जाने कितने सालों बाद उसे किसी का बचा कुचा नहीं बल्कि सही खाना मिला था। इस एहसान के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए। जतिन ने फोन से नजरें उठाकर उसे देखा। वह तकरीबन आधी प्लेट खत्म कर चुकी थी। वह बिना कुछ कहे उठकर चला गया। अनीता ने खाना खत्म किया, फिर बर्तन समेटने लगी। अभी वह बर्तन धोने की तैयारी ही कर रही थी कि आवाज आई। अनीता, पापा बुला रहे हैं, चलो। जतिन किचन में आकर बोला। मुझे क्यों? अनीता घबरा गई। ये तो वही बताएंगे। उनके लॉज में जाते ही करण वर्धन ने अनीता को अपने पास बुलाया। वह झिझकते हुए उनके पास बैठी। मीना जी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी फट पड़ेंगी। हर्षवर्धन भी माथे पर बल डाले उसे देख रहा था। जतिन की नजर कभी हर्ष पर कभी अनीता पर थी। करण जी बोले। मैं सोच रहा हूँ कि अब हर्ष और अनीता की शादी कर दी जाए। उनकी बात सुनते ही अनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं करण जी? मीना जी गुस्से में बोली। हर्ष भी चौंक गया और अनीता को घूरने लगा। जतिन गंभीर होकर दोनों को देखने लगा। जो तुमने सुना वही मीना जी। करण जी रुककर बोले। इनका रिश्ता 3 साल पहले ही तय हो चुका है। 3 साल बहुत ज्यादा होते हैं, अब शादी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पापा जी इतनी जल्दी क्या है? हर्ष ने ऐतराज किया। जल्दी कहाँ है बेटा, पहले ही 3 साल बीत चुके हैं। मैं तो सोच रहा था कि इस महीने के आखिर में तारीख रख देते हैं।
इतनी जल्दी क्या है आपको मेरे बेटे की शादी की? मीना जी गुस्से में फट पड़ी। हमारा बेटा अभी, मीना जी उम्र देख लो, 28 साल का हो चुका है, अभी क्या जल्दी है? और घर की शादी है, दूल्हा भी घर का, दुल्हन भी घर में, क्या दिक्कत होगी? करण जी ने आराम से कहा। मीना जी ने अनीता को घूर कर कहा, और तुम क्या बैठी हो यहाँ? इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि अपनी शादी की बात सुनकर यहाँ से उठ जाओ। जी। अनीता बुदबुदाते हुए उठी और किचन में चली गई। मीना जी, वह तुम्हारी होने वाली बहू है, थोड़ा प्यार से बात किया करो, करण जी ने टोका। वाह जी वाह, अभी बहू बनी भी नहीं और आप उसकी तरफदारी में लगे हैं, मीना जी झुलझुलाकर बोली। मीना, ये पिताजी की इच्छा थी कि हर्ष की शादी अनीता से हो, करण जी बोले। लेकिन पापा जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, हर्ष ने गुस्से और बेबसी में कहा। अभी शादी नहीं करना चाहते या अनीता से शादी नहीं करना चाहते? करण जी ने सीधा सवाल किया। वो सख्त लहजे में बोले। अब उनका सब्र टूट चुका था। उन्हें लगता था कि अगर हर्ष और अनीता की शादी हो जाएगी तो अनीता खुश रहेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे उस बेचारी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तुम बताओ जतिन, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? करण जी बोले। जैसा आपको ठीक लगे पापा, जतिन सर झुकाकर बोला। मैं पानी पीकर आता हूँ, वैसे भी मेरी शादी की बात तो हो नहीं रही जो मैं यहाँ बैठकर सुनूं, वो थोड़ा शरारती अंदाज में बोला और उठ गया। किचन में अनीता बर्तन धोते हुए चुपचाप रो रही थी। तुम राजी हो इस शादी से? जतिन पानी की बोतल निकालते हुए बोला। अनीता के हाथ एक पल को रुक गए, फिर उसने दोबारा बर्तन धोना शुरू कर दिया। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं? वो शेल्फ से टिककर उसे देखते हुए बोला। अनीता अब भी खामोश रही। जानती हो, कभी कभी लड़की की खामोशी को हाँ समझ लिया जाता है, इसीलिए अगर तुम तैयार नहीं हो तो चुप मत रहना, जाकर मना कर देना। दादाजी ने मेरे लिए ये रिश्ता तय किया था तो कोई ना कोई वजह तो सोची ही होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अभी तो तुम मम्मी के लिए कुछ नहीं हो, इसी वजह से वो तुम पर हाथ उठा लेती हैं, लेकिन जब तुम उनकी बहू बन जाओगी तो शायद वो तुम्हें इज्जत देने लगे, और अगर इज्जत ना भी दें तो कम से कम शायद तुम पर हाथ नहीं उठाएंगी और ना ही खाना बंद करेंगी। वो बोतल का ढक्कन बंद करते हुए बोला। अनीता ने हैरानी से उसे देखा। मतलब वो जानता था माँ गुस्से की तेज है लेकिन बुरी नहीं है। उसकी हैरानी देखकर जतिन नरम लहजे में बोला, चिंता मत करो। फिर वो कमरे में चला गया। मीना जी की मर्जी के बिना ही सही, लेकिन अनीता की शादी हर्ष से हो चुकी थी। हर्ष का कमरा फूलों से सजाया गया था, जो यकीनन जतिन ने ही किया होगा। अनीता लाल रंग के भारी लहंगे और भारी ज्वेलरी में बेड पर बैठी कांप रही थी। करण, वर्धन और जतिन को लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अनीता के दिल को महसूस हो रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि सब और बुरा होने वाला है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। हर्ष सुनहरी शेरवानी पहने कमरे में आया। एक बेरुखी भरी नजर अनीता पर डालकर उसने शेरवानी उतारी और सोफे पर फेंक दी और वॉशरूम में चला गया। हर्ष की यह बेरुखी अनीता के डर को सच साबित कर चुकी थी। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए उसके आंसू बह निकले। वह चुपचाप उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। धीरे धीरे उसने अपनी चूड़ियां उतारनी शुरू कर दी, फिर एक एक करके अपनी सारी ज्वेलरी उतारने लगी। इतने में हर्ष बाहर निकल आया। वो अब आरामदायक सूट में था। हर्ष को देखते ही अनीता के हाथ थम गए। उसने एक नज़र अनीता पर डाली और बेड की तरफ बढ़ गया। अनीता अपने आंसू पोंछकर दोबारा अपना काम करने लगी। सुनो, अपना काम पूरा करने के बाद लाइट बंद कर देना, लेकिन मेरे बेड पर सोने की गलती बिल्कुल मत करना। जी। वो बस इतना ही बोली। कुछ देर बाद अनीता भी फ्रेश होकर बाहर आई। कमरे में 2 सीटर सोफा था, वो वहीं बैठ गई। उसके अलावा उसके पास और कोई जगह नहीं थी जहां वो सो सके। मनहूस लड़की, मेरे बेटे की जिंदगी में तो घुस ही गई हो, लेकिन मैं ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मीना जी किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी जब वो गुस्से से बाहर आई और अनीता को पकड़कर धीमी आवाज में बोली। वो खुद को बहुत रोक रही थी। जैसे ही घर के मेहमान गए वो तुरंत अपना गुस्सा निकालने पहुंच गई। आंटी छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, अनीता रोते हुए बोली। दर्द? मीना जी ने और जोर से उसके पकड़ा। मेरे सीने में आग लग रही है तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखकर। वो उसे जोर से धक्का देते हुए बोली।
मैंने क्या किया है? अनीता पहली बार उनके सामने बोली थी। जबान चलाएगी मेरे सामने, सवाल पूछेगी मुझसे? इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर? बोलते बोलते वो पागल हो गई और अनीता का हाथ कस के दबा दिया। आवाज मत निकालना। उन्होंने दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा दिया। अनीता अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। कुछ पल बाद मीना जी ने उसकी कलाई छोड़ दी। अनीता ने रोते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया। उसे तड़पते देख मीना जी सुकून की सांस लेकर बाहर चली गईं। अनीता वहीं फूट फूट कर रोने लगी। नाश्ता कहाँ है मम्मी? मुझे देर हो रही है। हर्ष ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा था। जतिन भी वहीं आया था। करण वर्धन जी अभी अपने कमरे में थे। पहले भी नाश्ता अनीता ही बनाती थी, अब भी वही बना रही है। लेकिन लगता है तुमने उसे बहुत सिर पर चढ़ा लिया है, इसीलिए वह मेरी बात नहीं मान रही। क्या मतलब मम्मी? हर्ष भहुए चढ़ाकर बोला। जतिन टेबल के पास ही खड़ा रह गया। मीना जी बोली, कुछ देर पहले मैं किचन में गई थी, वो ब्रेड बना रही थी। मैंने कहा पराठे बना लो, मेरा मन कर रहा है। आगे से बोलती है मेरा मूड नहीं है पराठे बनाने का, अगर आपको खाने हैं तो खुद बना लीजिए। मीना जी की बात सुनते ही हर्ष का गुस्सा फट पड़ा। मैं अभी देखता हूँ उसे। वो उठने लगा। भाई आप बैठिए, मैं अनीता को यहीं बुला लाता हूँ, जतिन बोलकर किचन की तरफ चल दिया। किचन में अनीता बाएं हाथ से ब्रेड सेक रही थी, दायां हाथ उसने नीचे लटका रखा था। अनीता जी आवाज सुनकर वह चौंक कर मुड़ी। जतिन को देखते ही उसने अपना चेहरा सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन जतिन उसके आंसू देख चुका था। क्या हुआ? ब्रेड क्यों बना रही हो पराठों की जगह? वो करीब आकर बोला। वो वैसे ही, उसने धीमे से कहा। तो फिर रो क्यों रही हो? ऐसे ही, अनीता ने तेजी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग भी हल्का हो चुका था। मम्मी ने क्या कहा ये बताओ? जतिन ने सीधा पूछा। आंटी ने कुछ नहीं, अनीता हकलाते हुए बोली और अपना काम करने लगी। अपना दूसरा हाथ दिखाओ, जतिन ने कहा। मैं ठीक हूँ, आप जाइए यहाँ से, मैं नाश्ता ला रही हूँ, अनीता ने घबरा कर कहा। जतिन ने 2-3 बार कहा, लेकिन जब उसने टालना जारी रखा तो वह खुद आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़कर उसका हाथ सामने कर लिया। अनीता का हाथ बुरी तरह लाल हुआ था। ये कैसे हुआ? पूछते ही उसे सब समझ आ गया। बस ऐसे ही मेरी गलती थी, जतिन जी प्लीज छोड़ दीजिए, अनीता घबराकर बोली। लेकिन जतिन कुछ बोले बिना उसे बाहर ले आया। करण वर्धन भी ड्राइंग रूम में आ चुके थे। मीना जी बोलने ही वाली थी कि जतिन जोर से बोला, 1 मिनट मम्मी, अनीता ने पराठे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उसका हाथ घायल है। उसने अनीता का हाथ सबके सामने कर दिया। मीना जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें डर था कि कहीं अनीता सब बता न दे। करण वर्धन बेचैनी से उठे और अनीता का हाथ पकड़कर बोले, कैसे हुआ बेटा ये? हर्ष दूर से ही उसे देख रहा था। अनीता के लिए उसकी आंखों में चिंता देखकर मीना जी और ज्यादा जलने लगी। लापरवाही में तो इस लड़की का कोई मुकाबला नहीं। मीना जी बोली, मैं दवा लगा देती हूँ इसके हाथ पर, मम्मी इसकी जरूरत नहीं है। जतिन बोला, भाई वैसे भी ऑफिस जा रहे हैं, अनीता इनके साथ चली जाएगी, रास्ते में पहले हॉस्पिटल होकर चले जाएंगे। हर्ष भी आगे बढ़कर बोला, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए उसे, हाथ काला पड़ गया है। ठीक है बेटा, जल्दी जाओ, करण वर्धन ने कहा। इससे पहले कि मीना जी कुछ बोल पाती, हर्ष ने हल्का सा सिर हिलाया, अनीता को अपने साथ चलने का इशारा किया और दोनों बाहर निकल गए। मीना जी गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गईं। बाबा, जतिन ने सीधे करण वर्धन से कहा, मेरे ख्याल से हमें एक नौकरानी रख लेनी चाहिए, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मीना जी तुरंत बोली, प्यारी मम्मा। जतिन मीना जी के पास आकर बोला, अनीता को चोट लगी है, अब वो काम नहीं कर पाएगी तो फिर कौन करेगा? आप। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी मम्मा काम करे। मीना जी बेमन से मुस्कुरा दी। उधर हर्ष ने अनीता के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम्हारा हाथ घायल कैसे हुआ? हर्ष गाड़ी में बैठते हुए बोला, दोनों अभी हॉस्पिटल से निकले ही थे। अनीता को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो मेरा ध्यान नहीं था, हाथ हटाया नहीं और दरवाजा बंद कर दिया तो कस के दब गया। अच्छा, क्यों ध्यान नहीं था? वो नींद पूरी नहीं हुई थी। उसे जो बहाना सूझा अनीता ने वही कह दिया। उनकी शादी को 10 दिन हो चुके थे और अनीता पिछले 10 दिनों से सोफे पर ही सो रही थी। ठीक है, अब से तुम बेड पर सोना, हर्ष ने कहा। अनीता बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर देखने लगी। रात के ठीक 7 बज रहे थे जब दोनों घर लौटे।
सुबह से ही मीना जी जैसे गुस्से में जल रही थी। हर्ष को देखते ही वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। तुम ठीक हो हर्ष? जी माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? हर्ष ने उन्हें अपने पास लेते हुए कहा। अनीता चुपचाप किचन में चली गई। पूरे ऑफिस में भी वह खामोश ही रही थी। बोलने को कुछ था ही नहीं। ना उसने कुछ कहा और ना हर्ष ने। तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इसीलिए फिक्र हो रही थी मुझे, मीना जी बोली। ऑफिस जाकर खा लिया था मैंने, हर्ष ने कहा। अनीता ने तंग किया होगा ना, आइंदा उसे साथ मत ले जाना, तुम्हारा सारा काम बिगाड़ देगी। मीना जी ताना मारते बोली। अरे मम्मी, कुछ नहीं होता, और वैसे भी अनीता बहुत समझदार है, मुझे यकीन है ऑफिस में इन्होंने भाई को परेशान नहीं किया होगा। जतिन लॉज में आते हुए बोला। इससे पहले कि हर्ष कुछ कहता, तुम चुप करो, मीना जी ने उसे डांटते हुए कहा। जतिन का अनीता का बचाव करना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। हर्ष भाई से पूछ लीजिए, मम्मी मेरी बात ही सही निकलेगी, जतिन बोला। जी मम्मी, जतिन सही कह रहा है, अनीता ने बिल्कुल तंग नहीं किया और मैं भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, हर्ष ने साफ कहा। अच्छा ठीक है फिर, मीना जी ने अनमने ढंग से कहा। कुछ दिन सुकून से बीत गए। हर्ष भी अब अनीता का ध्यान रखने लगा था और मीना जी ने भी तंग करना थोड़ा कम कर दिया था। घर में नौकरानी आ जाने के कारण अनीता का काम काफी आसान हो गया था। जतिन के अचानक बदलने पर वह पहले तो हैरान थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा था। अब उसकी शादी को लगभग महीना पूरा होने वाला था। अनीता अपने कमरे में बैठी थी जब हर्ष अंदर आया। उसने लैपटॉप बैग टेबल पर रखा और जूते खोलने लगा। इतनी देर में अनीता पानी ले आई। हर्ष ने उस पर एक नज़र डाली। चप्पल पहनकर बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम चला गया। उसके इस रवैये से अनीता परेशान हो गई। वह बेड पर बैठ गई, सोचने लगी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हर्ष को अचानक क्या हो गया। सुबह तक तो वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी वह फिर से अजनबी लग रहा था। फ्रेश होते ही वो बाहर निकला और बाहर जाने लगा। हर्ष हर्ष, बात सुनिए, बोलते हुए वो उसके सामने आ खड़ी हुई। आप नाराज हैं? अपने काम से काम रखो। हर्ष बताएं तो सही, तुमने माँ से बदतमीजी क्यों की? उसकी बात सुनते ही अनीता हैरान रह गई। नहीं, अब तुम मुकर रही हो। पहले तुमने माँ से बदतमीजी की और अब मेरे सामने मासूम बन रही हो। वो बोलते हुए गुस्से से उसे देखते आगे बढ़ा। मैं ये कह रही थी कि मुझे भी काफी अफसोस है अपनी बदतमीजी का और मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, गुस्से में आ गई थी। वो दोबारा उसके सामने आती बोली, तो तुम मान रही हो अपनी गलती? वो जैसे हैरान हुआ। जी हर्ष, इसीलिए तो उसके बाद मैं नीचे नहीं गई, क्योंकि मैं शर्मिंदा थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंटी का सामना कर पाती। जानती हो, माँ भी नाराज हो रही थी कि बाद में तुमने माफ़ी नहीं मांगी और ना ही उनके सामने गई। मैं अभी उनसे सॉरी कह दूंगी, आपके सामने। मेरे सामने क्यों? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, ताकि मुझ में हिम्मत आ सके। वो भी हल्के से मुस्कुराकर बोली, चलिए नीचे चलते हैं। जी। दोनों एक साथ बाहर निकले। अनीता को कुछ देर पहले आई कॉल याद आ गई। कुछ देर पहले हर्ष अभी अभी वॉशरूम गया था जब अनीता को उनकी नई नौकरानी मुन्नी की कॉल आई। जी मुन्नी आंटी, बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हर्ष बेटे को मीना मैडम ने तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया है, यह कहकर कि तुमने उनसे बदतमीजी की है और फिर कमरे में बंद हो, इसीलिए हर्ष नाराज है। अब क्या करूं मैं आंटी? वही जो मैं कह रही हूँ, ताकि तुम्हारा घर बचा रहे। जब वो इस बारे में पूछे तो तुम मना लेना कि तुमसे बदतमीजी हुई और तुम शर्मिंदा हो, इसीलिए नीचे नहीं गई। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं आंटी। तो क्यों मानूं बेटा? मान लेने में क्या जाता है? इससे तुम्हारा पति भी राजी रहेगा और रिश्ते पर असर नहीं पड़ेगा। जी आंटी, बोलकर उसने कॉल काट दी। तभी हर्ष वॉशरूम से बाहर आ गया। दोनों को साथ आते देख मीना वर्धन गुस्से से आग बबूला हुई। हर्ष ने अनीता के लिए कुर्सी आगे की। वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। जतिन ने हल्की सी सीटी बजाई, जबकि मीना वर्धन ने अपने अंदर लावा उबलता महसूस किया। करण वर्धन खुशी से दोनों को देख रहे थे। इतने दिनों बाद अनीता को खुश देखकर वो भी खुश हुए। आंटी, आई एम सॉरी, दरअसल मुझे खुद नहीं पता कि तब मुझे क्या हो गया था। फिर से माफ़ी चाहती हूँ। किस बात की माफ़ी? करण जी बोले। वो दरअसल मैंने आंटी से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर ली थी, तो मैं शर्मिंदा थी, इसीलिए माफ़ी मांग रही हूँ। पति के आने के बाद याद आ गया,
माफ़ी मांगना। मीना वर्धन की आंखों में साफ नापसंदगी थी। वो हर्ष मेरी हिम्मत है ना, तो उनको देखकर मुझ में हिम्मत आ गई। अनीता हल्का मुस्कुराते हुए बोली। जतिन मुंह दबाकर हंसने लगा। मीना वर्धन को छोड़कर सभी मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने भी जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर ला ली, लेकिन अनीता के मुस्कुराते चेहरे को नफरत भरी नजरों से देखती रही। खाना खा लेने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। हर्ष कमरे से जुड़ी स्टडी रूम में चला गया, जबकि अनीता बेड पर बैठी रही। काफी देर बाद हर्ष वापस आया तो अनीता को बैठे बैठे ही सोते पाया। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे सीधा करते लिटाने लगा। तभी उसकी नज़र अनीता के चेहरे पर ठहर गई। गेहुआ रंग हल्का गुलाबी होता जा रहा था। नाजुक नाक नक्श और लंबी घनी मुड़ी हुई पलकें। उसने आज से पहले उसे इतने गौर से कभी नहीं देखा था। करण वर्धन के समझाने पर वो अनीता के साथ थोड़ा नरम हो गया था, लेकिन आज पहली बार उसे अनीता सचमुच खूबसूरत लगी। एहतियात से उसके सर पर हल्का सा हाथ फेरकर वो पीछे हटा और मुस्कुराते हुए कंबल उसे उड़ाने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना बेटा दे दूंगी? मीना वर्धन पिछले 2 दिनों से इसी मौके की तलाश में थी कि कब अनीता अकेले में मिले और वो उसे कसकर घेर ले। आज उसे अकेले बालकनी में खड़ा देखकर वह फौरन उसकी तरफ आई। आंटी, अनीता उन्हें घबराई नजरों से देखने लगी। तू ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी और अब मेरे इतने काबिल बेटे के पीछे पड़ी हुई है। जैसे अपने माँ बाप को खा गई, वैसे ही मेरे बेटे को भी मुझसे छीनना चाहती है। वो उसका बाजू जोर से झटकते हुए बोली। आंटी, आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अनीता रोते रोते बोली। यही तो चाहती थी ना शुरू से। मेरे बेटे को मुझसे छीन कर इस घर की मालकिन बनना चाहती है। तो सुन ले कान खोलकर, मेरे होते हुए तू मेरे बेटे से तो क्या इस घर पर भी कभी राज नहीं कर सकती, समझी? आंटी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं चुप, बिल्कुल चुप। ज्यादा बकवास की तो जवान खींच लूंगी। अनीता और कुछ कहती इससे पहले अनीता मैडम मुन्नी आंटी ऊपर आने लगी। उनकी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनकर मीना जी ने नफरत से अनीता को देखा, उसे जोर से झटका दिया और खुद नीचे चली गई। अनीता 2 कदम पीछे हटी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे पता था कि मीना आंटी उसे चैन से नहीं रहने देंगी। अनीता मैडम ऊपर हैं, मुन्नी ने कहा। क्यों, क्या काम है उससे? मीना जी अब मुन्नी पर गुस्सा करने लगी। मुन्नी के होने की वजह से वो अनीता को और कुछ नहीं कह सकी। दोपहर के खाने के बारे में पूछना था। घर की मालकिन है वो या मैं? मीना जी ने ताना मारा। आप? मुन्नी ने झुककर कहा। लेकिन किचन का काम आप नहीं करती, अनीता मैडम करती हैं। अच्छा, तो अब से मैं जो कहूंगी वही खाना बनाना, समझी? जी मैडम। अनीता अब ज्यादातर समय मुन्नी के साथ ही रहती थी। शादी को 3 महीने होने वाले थे, लेकिन मीना वर्धन ने अभी तक उसे बहू मानकर तसल्ली नहीं दी थी। उन्हें जब भी मौका मिलता अनीता को जलील कर देती। सिर्फ मुन्नी की मौजूदगी ने उसे कई बार बचा लिया। हर्ष और अनीता के रिश्ते में धीरे धीरे मिठास आ रही थी, लेकिन मीना बीच बीच में हर्ष को भड़काने की कोशिश करती रहती थी। मगर अब अनीता भी इन सब बातों को संभालना सीख रही थी। ये भी मुन्नी की बदौलत था। अनीता की शादी हर्ष से होना उसके लिए अच्छा साबित हुआ था। पिछले 3 महीनों में वो खुश थी और चैन में थी, पर उसे पता नहीं था कि उसकी खुशियों का ये समय अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। सब रात के खाने पर साथ बैठे थे। भाई और भाभी, मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है, जतिन बोला। फिर उसने एक लिफाफा हर्ष की तरफ और दूसरा अनीता की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मीना जी ने पूछा। पहले देखने तो दीजिए, फिर खुद ही पता चल जाएगा। थोड़ी सस्पेंस भी रहने दें आप। अंदर एक हनीमून वाउचर था। हर्ष उसे सवालों भरी नजरों से देखते हुए बोला। ये क्या है जतिन? आप दोनों की शादी का गिफ्ट। आप तो ऑफिस के काम में इतने बिजी हो गए कि आपको अपना हनीमून याद नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों के लिए प्लान कर दूं। बहुत अच्छा किया, करण वर्धन बोले। मैं भी यही सोच रहा था। शादी के बाद तो वैसे भी इन्हें कहीं जाने का मौका नहीं मिला। जतिन ने नकली कॉलर झाड़ते हुए फक्र से गर्दन सीधी की। इसकी क्या जरूरत थी जतिन? अगर हर्ष चला गया तो बिजनेस कौन संभालेगा?
मीना जी नाराज होकर बोली, डोंट वरी मम्मा, मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है तो अब मैं भी ऑफिस जाऊंगा। जब तक भाई वापस नहीं आते मैं और बाबा बिजनेस संभाल लेंगे। इसके बाद मीना जी कुछ नहीं कह सकी। हर्ष बेड पर बैठा मोबाइल चला रहा था जब अनीता कमरे में आई। इधर आओ, उसने पास जगह बनाते हुए कहा। जी। अनीता उसके पास बैठ गई। आई एम सॉरी अनीता, हनीमून का ख्याल मुझे ही आना चाहिए था, लेकिन मैं बिजनेस में इतना उलझ गया कि मेरे दिमाग में ही नहीं रहा। कोई बात नहीं हर्ष जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसकी बात सुनकर हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात बताओ, तुम कभी कुछ मांगती क्यों नहीं हो? मतलब लड़कियों की तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा, कोई फरमाइश ही नहीं करती। उसकी बात सुनकर अनीता समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। बचपन से उसने कोई मांग नहीं रखी थी, कोई इतना अपना था ही नहीं कि जिससे कुछ कहती। दादाजी जो दे देते थे बस चुपचाप ले लेती, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसीलिए मैं कुछ कहती नहीं। अनीता बोली, लेकिन फिर भी दिल तो कुछ चाहता होगा। चाहता है, लेकिन कल हम जा रहे हैं ना, वहाँ आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, हर्ष मुस्कुराया। उन्होंने पहले दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट ली। एक दिन रुकने के बाद दोनों मंसूरी और फिर उत्तर भारत की पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने वाले थे। वैसे दिल्ली के मुकाबले देहरादून में तो बहुत हरियाली है, हर्ष बाहर देखते हुए बोला। दोनों इस वक्त कार में थे। ट्रैवल और स्टे का पूरा इंतजाम जतिन ने किया था। होटल के कमरे में दाखिल होते ही अनीता हैरान रह गई। कमरा बहुत बड़ा और लग्जरी था। बैग रखकर वह खिड़की के पास चली गई। बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था। हवा ठंडी थी और सामने पहाड़ धुंध में ढके थे। बहुत प्यारा। अनीता बोली, तुम्हें पसंद आया? हर्ष मुस्कुराकर उसके करीब जाते हुए बोला, जी बहुत ज्यादा। वह एक नजर हर्षवर्धन को देखकर दोबारा बाहर देखने लगी। उसे हरियाली वैसे भी बहुत पसंद थी। दूर से दिखाई दे रही पहाड़ियों ने इस पूरे नजारे को और भी खूबसूरत बना दिया था। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर मॉल रोड घूमने चलेंगे। ओके, वो अब भी बाहर देखते हुए बोली। हर्ष मुस्कुराते हुए सूटकेस खोलने लगा। अनीता, मुझे चेंज करना चाहिए या यही ठीक है? वो एक ड्रेस निकालते बोला। अनीता पलटकर उसके पास आई। बाहर थोड़ा ठंडा मौसम है तो मुझे लगता है आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, यह ठीक रहेगा। वो उसे हल्के नीले रंग का ड्रेस दिखाते बोला। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो पहनना है पहन लो। मैं चाहता हूँ कि इस ट्रिप में मैं तुम्हारी पसंद के मुताबिक ड्रेसअप रहूं। अगर ऐसी बात है तो फिर यह ड्रेस बेहतर रहेगा। वो एक ब्लैक हाईनेक शर्ट निकाल कर बोली। उसके साथ सफेद पैंट थी। ओके माय मिसेज, वो हंसकर बोलते हुए वॉशरूम चला गया। अनीता भी मुस्कुराकर दोबारा खिड़की के पास जा खड़ी हुई। वह अब बाहर का मंजर एंजॉय करने लगी। दोनों अब मॉल रोड घूमने आए थे। अनीता की पसंद के मुताबिक काला रंग हर्ष पर बहुत जच रहा था। दोनों काफी देर तक वहां घूमते रहे। करीब 4 बजे के आसपास वो दोनों वहां से निकले और एक अच्छे रेस्टोरेंट जाने वाले थे। अब गाड़ी हर्ष ड्राइव कर रहा था। गाड़ी होटल की थी। रास्ते में उसे एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। आइसक्रीम खाओगी? उसने गाड़ी साइड में रोक कर पूछा। जी। कौन सा फ्लेवर? जो आप चाहें। हर्ष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गाड़ी से उतरकर आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद वह चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेकर वापस आया। ये लो, उसने अनीता की तरफ आइसक्रीम बढ़ाई। दोनों आइसक्रीम खाते खाते बातें करने लगे। आइसक्रीम खत्म होने के बाद हर्ष ने दोबारा ड्राइव करना शुरू किया। फिर दोनों ने एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया और अब ये लोग शहर के एक मशहूर पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। अनीता को हंसते और खिलखिलाते देखकर हर्ष भी मुस्कुराने लगा। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनीता को प्रकृति कितनी पसंद है। काफी देर तक दोनों वहां घूमते रहे। आज अनीता ने बहुत कुछ नया ट्राई किया। मैट्रिक के बाद से वह घर पर ही रहती थी और मीना बर्दन की वजह से ना तो बचपन एंजॉय कर पाई और ना ही स्कूल लाइफ। लेकिन अब वह दिल खोलकर अपनी शादीशुदा लाइफ जी रही थी, ये जाने बिना कि ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी। एक हफ्ता घूमने फिरने के बाद दोनों अब वापस लौट आए। बर्दन हाउस में आज काफी हलचल थी। अनीता को इतना खुश देखकर मीना बर्दन अंदर ही अंदर जल रही थी। इसी जलन में वह अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा देख ही नहीं पा रही थी। पहले हम मॉल रोड गए,
फिर उन्होंने मुझे शहर का मशहूर पार्क दिखाया, फिर पहाड़ियाँ, और देखिए हम लैंडोर भी गए। सब बहुत खूबसूरत था। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम आगे जाएं। फिर हम ठंडी पहाड़ियों में गए, झील देखी, सब कुछ बहुत प्यारा था। अनीता जतिन और करण वर्धन को अपना पूरा सफर बता रही थी। उसके लहजे की चमक और खुशी करण वर्धन को बहुत सुकून दे रही थी। वो जब भी मीना वर्धन का अनीता के साथ सख्त और जलन भरा रवैया देखते थे उन्हें बेहद दुख होता था, लेकिन अब अनीता खुश थी और यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। चलो अब तुम दोनों आराम करो, रात के खाने पर मिलते हैं, करण वर्धन बोले। जी बाबा, हर्षवर्धन कहते हुए उठे और अनीता के साथ आगे बढ़ गए। हमारा बेटा बहुत खुश है, करण वर्धन ने मीना वर्धन की ओर देखकर कहा। उन्होंने बस सिर हिलाया। अब वो क्या बताती कि उन्हें हर्ष की मुस्कुराहट नकली लग रही है और अनीता की मुस्कुराहट उनकी जलन को और बढ़ा रही थी। घर लौटे 2 दिन ही हुए थे कि अनीता का बुरा वक्त शुरू हो गया। क्या हुआ अनीता मैम? मुन्नी उसकी पीली पड़ी रंगत देखकर बोली। मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है, जो भी खाती हूँ उल्टी हो जाती है। कब से हो रहा है? कल रात से। मुन्नी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। आज आप हर्ष सर आए तो उनके साथ डॉक्टर के पास जाइएगा। मुझे लगता है कि आप पेट से हैं शायद। सच में? अनीता पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से भर उठी। जी शायद। मेरा अंदाजा है कि इस घर में बहुत जल्द एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अनीता मुस्कुरा दी। मैं अभी हर्ष को कॉल करती हूँ। वो बोलते हुए किचन से निकलकर अपने कमरे की ओर गई। सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में पहुंची और फोन उठाकर हर्ष को कॉल मिलाने लगी, लेकिन अचानक किसी ने उसके हाथ से फोन झटक लिया। अनीता ने घबराते हुए देखा, वो मीना वर्धन थी। आंटी, मैंने क्या कहा था तुमसे? मेरे बेटे से दूर रहना जाते समय कहा था या नहीं? मीना जी गुस्से से बोली। आंटी मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी सुनूं? 2 दिन से मेरा दिल जल रहा है तुम्हें देखकर। दिल कर रहा है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। मीना जी ने उसे जोर से धक्का दिया। अनीता जमीन पर गिर गई। उसने झट से उठकर अपने पेट पर हाथ रखा। सब ठीक है ना, यह सोचकर वह उठने लगी, लेकिन मीना जी ने दोबारा उसका बाजू पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया, इस बार सीधे उसके चेहरे की तरफ, क्योंकि उन्हें लगता था कि हर्ष अनीता की खूबसूरती की वजह से ही उससे प्रभावित हुआ है। अनीता पेट के बल नीचे गिरी। उसके माथे से खून बहने लगा और पेट में उठे भयानक दर्द ने उसे सोचने की भी ताकत नहीं रहने दी। वह दर्द से चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर मीना जी के होश उड़ गए। उसकी इतनी तेज चीखें सुनकर वो घबरा गईं। इतने में मुन्नी की आवाज आई। अनीता मैम। वह कमरे में दाखिल हुई। मुन्नी जरा देखो, इसे गिर गई है और अब चीख रही है, मीना जी ने घबराकर कहा। अनीता को पेट पकड़कर तड़पते देख मुन्नी फौरन उसकी तरफ भागी। मैडम जल्दी से गाड़ी निकालने को कहिए, इन्हें अस्पताल ले जाना है। इतना भी जोर से नहीं गिरी कि अस्पताल ले जाना पड़े। मैडम, मुन्नी की आवाज कांप गई। अनीता मैम उम्मीद से हैं और वो अभी पेट के बल गिरी हैं। हालात बहुत खराब हो सकते हैं, वो अनीता को उठाते हुए बोली। अनीता अब भी आधी बेहोशी में हल्का हल्का सिसक रही थी। मीना वर्धन को वहीं खड़ा देख मुन्नी खुद उसे संभालती हुई अनीता को कमरे से बाहर ले गई। अनीता के उम्मीद से होने की खबर सुनते ही मीना वर्धन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अनीता के हॉस्पिटल पहुंचने की खबर मिलते ही हर्षवर्धन, जतिन वर्धन और करण वर्धन तीनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। इमरजेंसी रूम के बाहर उन्हें मुन्नी खड़ी मिली। क्या हुआ अनीता को? हर्ष तेजी से उसके पास आते हुए बोला। जतिन और करण वर्धन भी बेचैनी से आगे बढ़ आए। पता नहीं सर, मैंने बस उनकी चीखें सुनी थी। जब कमरे में गई तो अनीता मैडम जमीन पर गिरी थी और मीना मैडम उनके पास खड़ी थी। मीना जी के नाम पर जतिन ने आंखें भींच ली। वह समझ गया था कि अनीता कैसे गिरी होगी। ज्यादा चोट तो नहीं आई उसे? जतिन ने पूछा। पता नहीं साहब, ये तो डॉक्टर ही बताएंगी, मुन्नी बोली। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? हर्ष कांपते हुए बोला। वो अभी ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। बच्चा अभी 2 हफ्ते का था, इसीलिए पूरी कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर की बात सुनते ही हर्ष लड़खड़ा गया। वो बनने वाला था पिता और उसे पता भी तब चला जब उसका बच्चा चला गया। मुन्नी ने सदमे से अपना मुंह ढक लिया। करण वर्धन की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर माफी मांग कर चली गई। जतिन ने माथे पर हाथ फेरा। ये क्या कर दिया आपने मम्मा? उसने मन ही मन कहा। फिर वह आगे बढ़कर हर्ष को संभालने लगा। करण वर्धन भी अपनी आंखें
पोंछते हुए हर्ष को गले लगाने लगे। 28 साल का हर्षवर्धन अपने पिता की बाहों में टूटकर फूट फूट कर रोने लगा। संतान खोने का दुख ऐसा ही होता है, सब्र वाले भी बिखर जाते हैं। जतिन अपनी भीगी आंखें छुपाते हुए मीना वर्धन को कॉल करने लगा। अगले दिन अनीता को डिस्चार्ज कर दिया गया। जब उसे अपने बच्चे के बारे में बताया गया, वह चुप रही, एक शब्द भी नहीं बोली। हर्ष रोकर खुद को हल्का कर चुका था, लेकिन पहली बार अनीता ने अपनी आंखें तक नम नहीं होने दी। मुन्नी ने बहुत कोशिश की कि अनीता रो ले, अपना दुख निकाल ले, लेकिन अनीता तो ऐसी लग रही थी जैसे कोई बेजान शरीर। घर पहुंचने पर उसका सामना मीना वर्धन से हुआ। अनीता बस खामोश खाली निगाहों से उसे देखती रही। सब लोग लॉज में बैठे थे। मम्मा, अनीता कैसे गिरी? हर्ष ने सख्त आवाज में पूछा। अनीता उसके पास सोफे पर बैठी थी, बिल्कुल चुप, बेजान, जैसे सवाल मीना जी से नहीं उसके जख्मों से किया जा रहा हो। उसके साथ वाले सोफे पर जतिन वर्धन और करण वर्धन बैठे थे। सिंगल सोफे पर मीना वर्धन बैठी थी। तुम भी जानते हो ये बहुत लापरवाह है। अपनी लापरवाही की वजह से गिरी और इतना बड़ा नुकसान कर बैठी। अनीता चुपचाप खाली नजरों से मीना वर्धन को देख रही थी। जिस औरत ने उसके बच्चे की जान ले ली, वो अब भी बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही थी। मुझे गिराने वाली यही औरत थी। ये चाहती थी कि मुझे धक्का देकर मेरा चेहरा खराब कर दे, ताकि इनका बेटा मुझे पसंद ही ना करे। अनीता बोली। उसके लहजे में अजनबीपन था, जैसे वो उनके लिए किसी और दुनिया की हो चुकी हो। हर्ष और करण वर्धन उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन जतिन को पहले ही अंदाजा था कि अनीता कैसे गिरी होगी। ये झूठ बोल रही है बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मीना जी ने तुरंत सफाई दी। अनीता, सोच समझ कर बोलो। हर्ष बोला। हम सब बहुत दुख में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मम्मा पर इल्जाम लगाओ। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच बता रही हूँ। ये औरत क्या क्या करती आई है, आपको कभी दिखाई नहीं दिया? ये मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। इसने मेरी औलाद को मार दिया, मेरी खुशियों की, मेरे सुकून की कातिल है ये। अनीता अचानक खड़ी हुई और चीखते हुए बोलने लगी। कई घंटों से रोके हुए आंसू अब उसकी आंखों से फूट पड़े थे। मीना वर्धन को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। पहली बार कोई उनके सामने इतनी मजबूती से खड़ा हुआ था। अनीता, बकवास बंद करो, हर्ष सख्त लहजे में बोला। बकवास मैं नहीं कर रही हर्ष, आप अपनी इस दयालु मम्मी का असली चेहरा देख ही नहीं रहे। ये तो जैसे मेरे हिस्से की खुशियां निगलने के लिए ही बनी है। पहले मेरे बचपन को, अब मेरे बच्चे को। अनीता, होश में आओ, क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? वो झुलझुलाते हुए उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला। अनीता अचानक चुप हो गई। उसी वक्त जतिन ने हिम्मत करके कहा, भैया, अनीता सच बोल रही है। जतिन, हर्ष ने सख्त नजरों से उसे देखा। मीना वर्धन भी दंग रह गई कि उनका बेटा उनके खिलाफ बोल रहा है। आप जानते हैं भाई, शादी के बाद अनीता का हाथ कैसे घायल हुआ था? मम्मा ने ही किया था। अनीता ने आज तक मम्मा से बदतमीजी तो दूर, पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मम्मा उसे बिना वजह मारती थी, भूखा रखती थी, वो चुपचाप सहती थी। आप दोनों की हनीमून ट्रिप से लौटने के दिन सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया था? मम्मा ने, ताकि अनीता गिर जाए। मुन्नी आंटी ने बचा लिया था। कल वाला हादसा, मैं सोच भी नहीं पाया था कि मम्मा नफरत में इतनी अंधी हो जाएंगी कि वो अपनी ही बहू और अपनी ही औलाद की औलाद को नुकसान पहुंचा देंगी। हर्ष और करण वर्धन यह सुनकर सन्न रह गए। हर्ष की पकड़ अनीता के कंधों पर ढीली पड़ गई। नहीं, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि अनीता उम्मीद से थी। मम्मा, मान लीजिए कि आपने अनीता को कभी भी इस घर की बहू नहीं माना। जतिन बोला। अंकल आंटी के गुजरने के बाद से अनीता आपके पास थी, लेकिन आपने उसे कभी अपनापन नहीं दिया। कमरे में भारी खामोशी छा गई। अनीता खड़ी थी, थकी टूटी, लेकिन पहली बार सच बोलकर हल्की। उसकी आंखों में दर्द था, पर डर नहीं। आपने उसे हमेशा अपनी नफरत का निशाना बनाया। मैं भी उसे तंग करता था, लेकिन जब उसकी शादी तय हुई तब मैंने भी उसे भाभी की तरह मानना शुरू कर दिया। यही सोचकर मैंने पापा से कहा था कि अब इन दोनों की शादी करवा देते हैं। शायद माँ का रवैया भी अनीता के साथ ठीक हो जाए, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी। मुझे अनीता को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि उसे किसी और घर में भेज देना चाहिए था, ताकि वो कम से कम खुश तो रह पाती। यह कहते कहते जतिन की आंखें भर आईं। हर्षवर्धन ये सब सुनकर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मीना वर्धन सोफे पर बैठी रो रही थी। अनीता भी फूट फूट कर रो रही थी। करण वर्धन स्तब्ध होकर सोफे पर ढह से गए।
इन सब के कुछ दिन बाद ही हर्षवर्धन अनीता को लेकर अलग हो गया। मीना वर्धन बहुत रोई, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन नहीं माना। हर्षवर्धन का सिर्फ यही कहना था कि वह उन्हें छोड़ नहीं रहा, बस अलग रह रहा है ताकि माँ के साथ पत्नी को भी खुश रख सके। अनीता को इस नए घर में आए 1 हफ्ता हो गया था और इन दिनों में हर्षवर्धन ने उसका बहुत ध्यान रखा, लेकिन वह अभी तक इस गम से बाहर नहीं निकल पाई थी। अनीता, अनीता, वह आवाज लगाता हुआ लॉज में आया। अनीता लॉज में बैठी टीवी देख रही थी। जी, वह खड़ी होकर बोली, यह देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने एक बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या है ये? अनीता ने पूछा। आइसक्रीम। हाँ, मैंने सुना है कि आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा होता है, तो आज मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। कल भी आपने यही कहा था। वह आइसक्रीम का डिब्बा निकालते हुए बोली। वो तो गोलगप्पे थे, ये आइसक्रीम है। हर्षवर्धन ने अपना कोट उतारते हुए कहा। काम वाली ने आते ही 2 बाउल और चम्मचें टेबल पर रख दिए। आज आप देर से आए? अनीता ने पूछा। हाँ, दरअसल माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले घर गया था, उनसे मिलकर आया हूँ। आइसक्रीम निकालते हुए उसके हाथ रुक गए। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अनीता ने धीमे से कहा। जब तक तुम उन्हें माफ नहीं कर देती, मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए नहीं कहूँगा। उसके बाद भी अगर तुम नहीं मिलना चाहो तो तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। हर्षवर्धन एक समझदार इंसान था। उसे पत्नी और माँ दोनों को संभालना आता था। देखा, मैंने कहा था ना कि आइसक्रीम मूड अच्छा कर देती है। अनीता को आइसक्रीम खाते और मुस्कुराते देखकर वह बोला। अनीता हल्का सा हंस पड़ी। दूसरे दिन अनीता ने हर्ष से कहा कि वह मीना आंटी को देखने के लिए जाना चाहती है। जब अनीता ने खुद इच्छा जाहिर करी तो हर्ष उसे वर्धन हाउस लेकर गया। मीना जी के सामने अनीता बैठी तो मीना जी रोने लगी और उससे माफी मांगने लगी। बोली, जो नुकसान मुझसे हुआ उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकती, पर तुम माफ कर दोगी तो कुछ मन हल्का हो जाएगा। अनीता ने पहली बार मीना जी को किसी से माफी मांगते हुए देखा था और बेबस भी देखा था। उसे समझ आ गया था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ऐसा शायद तब हुआ जब उनके बेटे ने घर छोड़ दिया और उन्हें पता चला कि आखिर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अनीता ने मीना जी को माफ कर दिया। उसके बाद हर्ष और अनीता वापस लौट आए और उसने तय किया कि वह अभी वर्धन हाउस में वापस जाकर नहीं रहेगा, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी माँ ने जो गलती की है उन्हें उसका कुछ तो एहसास होना ही चाहिए। वीकेंड में हर्ष और अनीता अक्सर वर्धन हाउस जाकर वहीं पर डिनर करते थे और वक्त बिताते थे। अनीता के जख्म धीरे धीरे भरने लगे थे। हर्ष के प्यार ने उसे दुख से उभरने की ताकत दी थी और 2 साल बाद अनीता फिर से पेट से हुई और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की और एक लड़का, जिन्हें पाकर हर्ष बेहद खुश हुआ। मीना जी भी अब सुधर चुकी थी। जब बच्चे हुए तो मीना जी ने हर्ष से बहुत रिक्वेस्ट की और अनीता से भी बहुत रिक्वेस्ट की कि वह वापस घर लौट आए। उनकी तरफ से अब अनीता को कोई तकलीफ नहीं होगी। अनीता ने हर्ष से कहा कि एक बार गलती माफ कर देना चाहिए। मीना आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं नहीं चाहती कि उनका बेटा हमेशा उनसे दूर रहे, क्योंकि बच्चे का गम उसने महसूस किया है। हर्ष ने यह सुनकर अनीता को गले से लगा लिया। हर्ष के प्यार और अनीता की समझदारी ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। वह लोग वर्धन हाउस वापस आ गए और आज वर्धन हाउस में एक जोरदार जश्न है, हर्ष और अनीता के बच्चों की खुशी में। दोस्तों, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बहू के साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि अगर वह अपनी बहू की जिंदगी में जहर घोलेंगे तो उनके बेटे की जिंदगी भी बर्बाद होगी। पेरेंट्स को तो सोचना चाहिए कि उनके बच्चों की जिंदगी अच्छी और खुशी में बीते, ना कि उसमें कलेश हो। और घरेलू कलेश कभी कभी बहुत बड़ा मानसिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंचा देते हैं, इसीलिए घरेलू कलेश से बचना चाहिए। इस वीडियो में दिखाए गए दृश्य और किरदार पूरी तरह काल्पनिक है। घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसे संवेदनशील चीजों का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं जागरूकता के उद्देश्य से दिखाई गई हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। यदि आप या आपका कोई भी
परिचित ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है तो कृपया तुरंत ऐसे व्यवहार का विरोध करें या पुलिस से संपर्क करें। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।